कामकाज करते हुए, चाहे आप फ्रंट एंड इंडेक्स यानी कि निफ्टी सेंसेक्स को देख लें, निफ्टी बैंक को देख लें और या फिर मिड कैप स्मॉल कैप को देख लें, सभी के सभी इंडिसेस जो है वो डे हाई पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 105 अंकों की बढ़त से निफ्टी में है, 19,652 का लेवल यहाँ पर। निफ्टी बैंक पूरी तरह सपोर्ट करते हुए आज पार्टिसिपेशन वहां से भी अच्छा है और सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन आईटी और बाकी स्पेसेस से हैवी वेट भी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर आधा % की तेजी यहां पर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब डे हाई पर ही कामकाज करता हुआ 105 अंकों का उछाल यहां पर भी 1% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में, एडवांस डिक्लाइन तेजी में और अगर इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन वाइज भी देखें, पहले तो एडवांस डिक्लाइन करीब 2100 शेयर तेजी में 765 शेयरों में बिकवाली, यानी हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये कंट्रीब्यूशन वाइज आईटीसी आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1.5% की हालांकि तेजी है लेकिन 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी बैंक लगातार पार्टिसिपेट करता हुआ, बजाज फाइनेंस Q2 नंबर्स के बाद माफ कीजिएगा वो बोर्ड बीटिंग के आउटकम के बाद करीब 7 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। रिलायंस 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन, HUL, भारतीय एयरटेल, ONGC और पावर ग्रिड ये फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज खिलाड़ी नंबर 1 हम तीनों खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमोल मौजूद हैं इस पूरे हफ्ते बातचीत करने के लिए, नीरव हैं और प्रशांत जी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे उनकी कॉल्स के ऊपर और उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स के ऊपर और साथ साथ मार्केट को लेकर उनका व्यू लेंगे। लेकिन ये रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। नीरव छेड़ा सर सोफा लीड कर रहे हैं 6.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, अमोल जी करीब 3% का पॉजिटिव रिटर्न और प्रशांत जी का भी करीब 3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। तो तीनों खिलाड़ियों पे हम चर्चा करेंगे उनके पोर्टफोलियोज को लेकर और उनके इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। लेकिन कुछ देर पहले एक इंपॉर्टेंट आउटकम आया एमपीसी की तरफ से, जहां पर एक स्टांस यानी कि नो चेंज स्टांस जो है वो मेंटेन रखा है एमपीसी ने, यानी कि कोई दरों में बदलाव नहीं हुआ है। ये अनुमान भी था कि कोई बदलाव नहीं होगा और उसी स्टांस को मेंटेन रखा गया, सभी के सभी रेट्स के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आप तीनों को नमस्कार, नीरव जी आपको भी, प्रशांत जी आपको भी और अमोल जी आपको भी नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू मैं चाहूंगा। तो नीरव जी पहले मार्केट्स पे आपका व्यू, डे हाई के आसपास बाजार अभी कामकाज कर रहा है, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग सुमित जी एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। देखिए बाजार में एक इम्पॉर्टेंट लेवल 19600 ब्रेक हुआ है, मगर आज की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा है जब भी ऐसे अनाउंसमेंट आते हैं सेकेंड हाफ में थोड़ा मार्केट फिसल सकता है। तो अगर आज की क्लोजिंग 19600 के ऊपर आ जाती है तो उसके बाद अगले हफ्ते में अच्छी बाइंग जरूर आ सकती है, पॉसिबली वापस 20,000 के लेवल्स के पार निफ्टी जा सकती है। मगर आज के लिए इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। देखिए बैंक निफ्टी में 44,800 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, शायद वहां तक आए मगर उससे ऊपर प्रोबेबली जाए, उसके बाद ही अच्छी बाइंग आ सकती है ये इंडेक्स में, और अच्छी खासी अग्रेसिव बाइंग आ सकती है जो 46,000 के पार बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहे और स्टॉक स्पेसिफिक में ऐसे स्टॉक चुने जो अभी तक चले नहीं है, प्रोबेबली अभी चल सकते हैं आफ्टर दिस आरबीआई पॉलिसी मीट। तो जो स्टॉक नहीं चले हैं उनको पार्टिसिपेट करिए, इंस्टेड जो चल चुके हैं। प्रशांत सर आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जो एक आपका सेल स्टांस था वो थोड़ा बाय स्टांस की तरफ बदला क्या? सुमित जी, जो सेल स्टांस था वो मैंने करीबन 19,500 के आसपास स्क्वायर ऑफ करने कहा था और मैंने वेट एंड वॉच कहा था। जो लेवल मैं ट्रैक कर रहा हूँ निफ्टी स्पॉट पे वो होगा 19,640 से लेकर 650 मान के चलेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर आज इसके ऊपर क्लोज हो और मंडे को फॉलो थ्रू मिल जाए, यानी आज के हाई के ऊपर हम ट्रेड करें, तो डेफिनेटली मैं स्ट्रेट 200 पॉइंट की रैली करीबन 19,800 से लेके 850 तक की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा फ्रॉम अ ब्रॉडर ट्रेंड पर्सपेक्टिव। तो अभी फिलहाल मेरे लिए आज का जो क्लोज होगा, क्योंकि ये डेली वीकली दोनों ही क्लोज है, तो ये 19,650 के ऊपर होना जरूरी है और सोमवार को इसको फॉलो थ्रू मिले तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्ट्रेट 200 पॉइंट की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम करीबन 19,575 पे रख के ट्रेड में बने रह सकते। ओके अमोल सर आप भी यही मान रहे हो क्या? मार्केट में अभी वेट एंड वॉच ही मोड रहेगा, थोड़ा और क्रूशियल सपोर्ट को, क्रूशियल रेजिस्टेंस को पार करके क्लोजिंग दे दे तो बाजार आप लॉन्ग जाओगे? आपका भी यही स्टांस है क्या? सुमित जी नमस्ते जी। बिल्कुल आई थिंक ये पुल बैक ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू फ्रेश अप ट्रेंड रैली। तो मुझे लगता है कि ये अपर बाउंड्री जो रेजिस्टेंस है, अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस इंडेक्स को 19,700 680 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है।
तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए और उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये रैली आगे जाके भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म इंडेक्स कर सकता है। और डे ट्रेडर्स के लिए आई थिंक आज का डे लो इम्पोर्टेंट रहेगा या 19,600 उसके नीचे अगर इंडेक्स ट्रेड होता है तो एक माइनर या क्विक इंट्राडे करेक्शंस आने के भी चांसेस चार्ट पे दिख रहे हैं। सो मिक्स व्यू है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट व्यू है, वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी। एक बार फिर से तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न दिखाइए और उसके बाद शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। सबसे अमोल जी और प्रशांत जी का रिटर्न करीब करीब ऑलमोस्ट 3% के आसपास है और लीड कर रहे हैं नीरव सर 6.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ अपने पोर्टफोलियो को। नीरव जी का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे। नीरव जी, क्या हुआ ये, जब से शेव किया आपने, क्लीन शेव हुआ, तब से लीड कर रहे हो? ये क्या कुछ ऐसा कुछ था क्या? मतलब वो हट गया आपके ऊपर से, जो भी दिक्कतें का दौर चल रहा था, जैसी क्लीन शेव हुआ 2 बार से लगातार जीते जा रहे हो? कुछ टोटका उटका था क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट दैट अबाउट 6-7 years से मैंने शेव नहीं किया था और एक फूड एलर्जी हुई थी जिसके कारण से ये पूरा साइड, लेफ्ट साइड सूज गया था। सो आई हैड टू शेव, दैट इज व्हाई। पर अच्छा है, शेव करके जीत रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब ऊपर अमोल जी सोच रहे, लगता है उनको भी कल ही करना पड़ता अगर पहले पता चल जाता तो। खैर चलो, पोर्टफोलियो लेकर आइए स्क्रीन पर। सबसे पहले नीरव जी का विनिंग पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। इन्फोसिस और पेटीएम। इन्फोसिस से एग्जिट कर गए, पेटीएम को प्रॉफिट बुक कर लिया। तो 2 कॉल का स्कोप नीरव जी के पास है। तो नीरव जी, पहली कॉल। देखिए, मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आई है बट आई एम अ बिट स्केप्टिकल। प्रोबेबली सेकेंड हाफ में सेलिंग का दौर देख सकते हैं। दैट इज व्हाई आई वांट टू प्ले अ लिटिल सेफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जाऊंगा, मैं बीपीसीएल को बाय देना चाहूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 344.70 का उसका बाय प्राइस है अभी। और मेरे हिसाब से देखिए, क्रूड तो नीचे आया ही है मगर ये जो इसका पैटर्न है, पैटर्न अच्छा है। यहाँ से डाउनसाइड कम लग रहा है। देयर इज अ चांस कि यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है एंड प्रोबेबली ये स्टॉक 380 385 के पार निकल सकता है। तो 380 के टारगेट से आप खरीदे, 335 का स्टॉप लॉस रहेगा। 380 के टारगेट्स, 335 का स्टॉप लॉस। फंडामेंटल ट्रिगर इसके साथ एक जोड़ देता हूं। 3 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है और आमतौर पे पीएसयूज में वैल्यूएशन भले ही कम होते हैं लेकिन 2 और 3 के मल्टीपल पे आमतौर पे बाइंग देखी गई है। लास्ट टाइम सेल में आया था ऐसा एक मल्टीपल, एनएमडीसी में आया था ऐसा एक मल्टीपल और वहां पे पुल बैक आया था। तो बीपीसीएल इस लिहाज से भी आप नजर बना के रखेंगे। 335 का एक स्टॉप और 380 के टारगेट्स के लिए बीपीसीएल को आप जोड़ सकते हैं। प्रशांत जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। प्रशांत जी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं और किस तरह के रिटर्न्स वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? जो प्रशांत जी ने कॉल्स दी थी उसमें एग्जिट कर गए हैं वो फैक्ट से, एग्जिट कर गए हैं वो जी एंटरटेनमेंट से, एमटार टेक में प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं और आईआरसीटीसी को होल्ड कर रहे हैं। तो प्रशांत जी के पास 2 कॉल का स्कोप बचता है। प्रशांत जी, पहली कॉल। जी सुमित जी, जो फर्स्ट कॉल मेरी होगी वो होगी जेएनके बैंक। करीबन 114 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 104, 104। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 135 तक देख रहा हूँ, 135 के आसपास। जेएनके बैंक, वो लास्ट टाइम प्रशांत जी आप जेएनके ही गए थे ना घूमने? जी नहीं, मैं लेह लद्दाख को आया था। ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट आसपास वहीं ही से गए थे। सोनभद्र से गया। मुझे लगा वो मनाली वाली साइड से शायद गए थे। एनीवेज, तो 135 रुपए के टारगेट्स के लिए आप जेएनके बैंक को देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। अमोल जी की पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। कौन कौन सी कॉल्स हैं और किस तरह की सिचुएशंस वहां पर देखने को मिल रही हैं? अमोल जी का जो पोर्टफोलियो करीब करीब 3%, 3.5% के आसपास रिटर्न आ रहा है और जो कॉल्स हैं उसमें जेंसार टेक, उनकी बाय कॉल और जहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मेट्रो ब्रांच जहां पर भी स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो अमोल सर, आपके पास भी 2 कॉल का स्कोप। पहली कॉल। मुझे क्लोरा स्लैब अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 400 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है 485 428 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 390। स्टॉक एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो फॉर्मेशन काफी अच्छा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आगे जाके वापस से 420 430 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। 420 430 तक के टारगेट्स, 390 का एक स्टॉप लॉस। लॉरस लैब एक नाम जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। नीरज सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। प्रोबेबली अगर सेलिंग हावी हो जाती है सेकेंड हाफ में, देन अगेन एक डिफेंसिव पिक रहेगा बट आई वुड लाइक टू वेट फॉर द सेकेंड हाफ। आपका वेट करेंगे। प्रशांत जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल।
के वेट करूंगा थोड़ा 12 साढ़े 12 के आसपास, और वो हिसाब से डिसीजन लूंगा। चलिए अमोल सर, आप भी अभी कॉल लोगे, आप भी वेट करोगे? नहीं, मैं भी वेट ही करूंगा, थोड़ा सा मार्केट सेटल हो जाता है उसके बाद ही कुछ देख। चांस क्या रखोगे अमोल सर, बाय साइड पे शॉर्ट साइड पे? फोकस तो बाइंग साइड पे ही है, बट अगर इंडेक्स अगर डे लो अगर ब्रेक करता है तो सेक्टोरियल जो होगा प्रेशर वहां पे सेल पे भी जा सकते हैं। चलिए, तो वेव को आप राइड करोगे रादर कि जो भी तरफ की तेजी होगी या तेजी या मंदी जैसी भी ट्रेड्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। आपसे बातचीत करूंगा आगे भी, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। फेडरल बैंक के चीफ मेंटोर आशुतोष खजूरिया सर हमारे साथ बने हुए हैं आज खास दिन बातचीत करने के लिए, स्पेशली एमपीसी के आउटकम के बाद। आशुतोष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो जो एमपीसी का स्टांस है वो ऑलमोस्ट अनुमानित लाइन पर ही है। ये बाजार मान के चल रहा था कि शायद कोई बदलाव नहीं होगा ब्याज दरों में, लेकिन 3 अहम फैसले या 3 अहम मुद्दे जिनके ऊपर बात होनी थी, उसमें एक इन्फ्लेशन, दूसरा ग्रोथ, क्रूड को लेकर भी कुछ बातचीत, और साथ साथ विदेशी बाजारों में खासतौर से अमेरिकन मंदी की जो बातचीत है वो। तो आपके हिसाब से पॉलिसी का जो स्टांस है वो, या पॉलिसी का जो आउटकम है वो कितना इनलाइन है, आप कैसे देख रहे हो इसको? मैं इसे जैसा पूर्वानुमानित था लगभग वैसा ही देख रहा हूं, क्योंकि ये अपेक्षा थी कि दरों के साथ फिलहाल शायद कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन जो वक्तव्य हैं वो थोड़े हॉकिश टाइप के रहेंगे इस के मद्देनजर कि पहले भी गवर्नर साहब कह चुके हैं और अब आज उन्होंने उसको बहुत ही इम्फेटिकली कहा। जो उनका जो कंक्लूजन था पूरी स्पीच का वो भी वहीं पर आके रुका कि देखिए हमारा लक्ष्य जो है वो 2 से 6 नहीं है, हमारा लक्ष्य जो मुद्रास्फीति का है वो है 4%। हमें उसको 4% पे लेके आना है। तो अगर आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 6 के नीचे आने के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे और हमारा जो प्रयास है वो वहां रुक जाएगा, तो शायद आप गलत समझ रहे हैं। हम उसको जोर देके कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्य 4%। तो अगर 4% लक्ष्य है और वो 6 के नीचे भी आता है तो उसमें निरंतरता बनी रहेगी। टाइटनेस जो लिक्विडिटी की है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा तरलता दे देते हैं सिस्टम के अंदर तो फिर से उसके सर उठाने के चांस रहते हैं। अब ये बात सच है कि कोर इन्फ्लेशन फिलहाल जो है इतनी क्या कहना चाहिए कि थ्रेटनिंग नहीं है, और जो मुख्यतः मुद्रास्फीति की दरें ऊपर आई हैं उनका कारण रहा है प्राइमरी आर्टिकल्स का, खासतौर से क्रूड का प्राइस ऊपर जाना, या सब्जियों का खासतौर से भारत में जो टमाटर, उसमें भी एक सब्जी जिसने पूरा जो है गणित बिगाड़ा। तो आगे चलकर जब हम देख रहे हैं कि ये एक अस्थायी था और जैसे ही नई आवक आई है सब्जियों की तो भाव अपने जो उनका नॉर्मल लेवल है वहां पर उसकी ओर बढ़ चले हैं। ये सच है कि हमारा जो मॉनसून का अनुमान था वो नॉर्मल के नजदीक होने के बावजूद थोड़ा स्क्यूड रहा। हर जोन में, हर मेट्रोलॉजिकल जोन में जो उसका जो वितरण था वो उतना जो कृषि के लिए उपादेय हो वैसा नहीं था। तो ठीक है, ये थ्रेट्स हैं, ये चैलेंजेस हैं और उसकी वजह से सीरियल्स का, बट हमारे पास स्टॉक जो है वो काफी अच्छा है और समय से सरकार ने भी जो अपने उपाय लिए हैं, जैसे एक्सपोर्ट निर्यात को रोकना, जितने भी आपके गेहूं का, चावल का, ये सब चीजों को रोकना, नॉन बासमती चावल का निर्यात रोकना, ये सब चीजें उस दिशा में थी कि जो भय हो सकता है, जो रिस्क हो सकता है, उस जोखिम के लिए हम पहले से तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद यद्यपि इस क्वार्टर का जो पूर्वानुमान था मुद्रास्फीति का वो जरूर ब्रीच हुआ, और मेरे ख्याल से लेकिन Q4 का इस वर्ष का गवर्नर साहब ने वही रखा जो पहले का था। तो इससे लगता है कि एक मुद्रास्फीति के ऊपर नियंत्रण रखने के जो प्रयास हैं वो सफल हो रहे हैं, और ये सच है कि उसको डिरेल नहीं होने देना चाहते, पटरी से उतरने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो हम बॉन्ड बेचेंगे भी। तो बॉन्ड बेचने का जो एक नया खतरा है, ओएमओ सेल्स जिसे आप कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, उसकी वजह से जो हमारी जो बॉन्ड मार्केट की जो यील्ड्स हैं, वो जो एक तरह का बेरिश सेंटिमेंट है वो मार्केट में जरूर आया है। उसके 2 कारण हैं। एक तो यूएस में यील्ड्स जो है 15-16 साल
पुराने लेवल्स पे पहुंची हैं और 480 कितने दिनों बाद 10 साल का जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी का जो यील्ड है वो 480 टच हुई। तो ये सब चीजें जरूर भारतीय बॉन्ड मार्केट को भी प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि अब जो अंतर है हमारे 10 ईयर और उनके 10 ईयर का, वो 250 बेसिस पॉइंट के करीब रह गया। अगर उनका 480 और हमारा 730 भी होता है तो वो 250 बेसिस पॉइंट्स का अंतर है। तो फिर ये निवेशक सोच सकता है, बाहर का खासतौर से वो ये सोच सकता है कि साहब मैं भारत में क्यों निवेश करूं, उससे अच्छा ये है कि मैं यूएस में निवेश करूं, जहां पर कम से कम मुद्रा की स्थिरता भी ज्यादा अपेक्षित है। बात बताएं, एक स्टेटमेंट था कि ट्रांसमिशन टू बैंक लेंडिंग डिपॉजिट रेट्स इनकम्प्लीट और ट्रांसमिशन ऑफ पास्ट 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक इज स्टिल इनकम्प्लीट। क्या एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि ये अलग अलग बैंक्स के हिसाब से अलग अलग जो आंकड़े आएंगे। लेकिन मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ अगर अधिकतम सावधि जमा की जो टर्म डिपॉजिट का जो रेट था वो करीब 5% का था और अब 7.5 के करीब है, तो पूरे 250 बेसिस पॉइंट्स का ट्रांसमिशन हो गया। डिपॉजिट साइड की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप जमा कर्ता को पूरी तरह से इंसेंटिवाइज नहीं करें, मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि हम जब भी कभी नीतिगत दरों की बात आती है, जब भी रेपो रेट की बात आती है, तो लोग सिर्फ लोन साइड को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि साहब जो हाउसिंग लोन है वो सस्ते होंगे कि नहीं, जो कार लोन्स हैं, जो ऑटो लोन्स हैं वो सस्ते होंगे कि नहीं, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो ब्याज की दर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कटता है तो, और जब बढ़ता है तो फिर उसकी बात करते हैं। लेकिन ये सारा जो ऋण वितरण है उसके पीछे जो स्रोत है वो स्रोत तो जमा करता है। इसलिए जब यानी नीतिगत रेट बढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर किसी को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है तो वो है जमा करता। और मुझे लगता है, मेरा अपना ये विचार है और कुछ बैंकों को, मतलब हमारे बैंक में भी और कुछ और बैंकों को भी मैं देख रहा हूं कि उन्होंने पूरी तरह से उसका ट्रांसमिशन जमा करता कर दिया। चलिए आशुतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। और हमसे 333 अंक ऊपर है और निफ्टी बैंक 105 अंक ऊपर है। जो तेजी थी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी बाजार में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में है, एडवांसेस थोड़े से कम हुए होंगे, लेकिन फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप की जो तेज़ी है बरकरार, लेकिन उतनी नहीं है जितनी थोड़ी देर पहले थी। तो बाजार में हायर लेवल से बिकवाली आई है, लेकिन फिर भी इंडिसीज में जो स्टांस था तीनों जानकारों का वो यही था कि अगर 19,600 के ऊपर फर्मली क्लोज है, 650 के ऊपर, तो बाजार में शायद तेज़ी और बढ़ेगी, जो अभी होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। एक बार तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न देख लेते हैं, पोर्टफोलियो देख लेते हैं कौन कौन सी कॉल्स हैं। पहले अमोल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है। लॉरस लैब उन्होंने नया ऐड किया है 430 रुपए के टारगेट्स के लिए, 390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय लॉरस में उन्होंने दी है। एक बार कंट्रीब्यूशन भी आएगा लॉरस से, किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहा है, करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार उनके पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट करता हुआ। नीरव जी का पोर्टफोलियो जो सो फार विनिंग पोर्टफोलियो है, करीब 380 का टारगेट के लिए बीपीसीएल में खरीदारी की राय है, 335 का स्टॉप लॉस, और जो कंट्रीब्यूशन है फ्लैटिश साइड पर ये भी सो फार देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा प्रशांत जी का पोर्टफोलियो आईआरसीटीसी एग्जिस्टिंग होल्ड है 820 रुपए के टारगेट्स के लिए, और जेएनके बैंक 135 रुपए के टारगेट के लिए उन्होंने खरीदारी चलने की राय दी है, 104 का स्टॉप लॉस रखने की राय। और आईआरसीटीसी 1.5% का कंट्रीब्यूशन सो फार दे रहा है, और जेएनके बैंक करीब करीब 1% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये भी इनके पोर्टफोलियो में दे रहा है। तो एक बारी तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा बहुत फेरबदल। अमोल जी का पोर्टफोलियो 1% का रिटर्न, नीरव जी 6-6.5% और प्रशांत जी का रिटर्न करीब करीब 4-4.25% के आसपास पहुंचा है। तीनों ही खिलाड़ियों के पास एक एक कॉल देने का फर्दर स्कोप दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरव जी आपका भी, अमोल जी आपका भी, और प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जाने से पहले प्रशांत जी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो बजाज ऑटो की जो कल आपने कॉल दी थी बहुत ही बढ़िया, उसके टारगेट्स अचीव हुए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट